प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंडलीय विकार के बारे में। मेंडलीय विकार एक तरह का आनुवंशिक विकार होता है जो जीन संबंधी विकार होते हैं। मतलब जीन में अगर कोई रूपांतरण या उत्परिवर्तन हो जाता है तो उससे ये विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको मेंडलीय विकार कहा जाता है। तो जो आनुवंशिक विकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेंडलीय विकार और दूसरा होता है गुणसूत्रीय क्रोमोसोमल विकार। तो उसको हम लोग अलग देखेंगे। इसमें हम लोग मेंडलीय विकार के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो एकल जीन, मतलब किसी गुणसूत्र के ऊपर अगर कोई एक जीन है, उसमें अगर उत्परिवर्तन हो जाता है या रूपांतरण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपना इफेक्ट यानी प्रभाव, जिसको फिनोटाइप भी कहते हैं, वो प्रदर्शित नहीं करता है। इसी के कारण क्या करता है कि इसको कहता है मेंडलीय विकार भी कहे जाते हैं। अब यह जो मेंडलीय विकार है वह कैसे गमन करता है अपने संतानों में? तो जो मेंडल का सिद्धांत है प्रभाविता का नियम, उस प्रभाविता के नियम के अनुसार ही ये गमन करते हैं। मतलब किसी किसी केस में आपको प्रभावी जीन गमन करेगा, एक भी हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी रहेगा तो वो गमन करेगा, और जब दो अप्रभावी एलील एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो भी वो गमन करेगा। उसके बाद ये जो विकार होते हैं मेंडलीय विकार, वो दो कैटेगरी के हैं, दो अलिंग और लिंग गुणसूत्र विकार। अलिंग का मतलब कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र, उसमें किसी एक गुणसूत्र में डिफेक्ट होने से यह विकार उत्पन्न होता है। लिंग गुणसूत्र संलग्न क्या है कि यह जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX और XY, तो उसमें या तो X पर होते हैं या तो Y पर होते हैं। अब यह जो विकार होते हैं अलिंग गुणसूत्र संलग्न ऑटोसोम्स यानी 44 गुणसूत्र पर में से किसी एक गुणसूत्र पर यह डिफेक्ट होगा, यानी उसमें रूपांतरण होगा। अब यह जो है प्रभावी या अप्रभावी प्रकार के होते हैं। प्रभावी माने हो गया कि अगर हेटेरोजाइगस भी है कंडीशन, एक डोमिनेंट, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, तो एक भी प्रभावी के कारण वह लक्षण उसकी संतानों में दिखाई देने लगेगा। अब जैसे इसमें मायोटॉनिक कुपोषण है, बहुअंगुलिता है, हंटिंगटन का रोग है, एल्जाइमर रोग है, मॉर्फन सिंड्रोम इत्यादि, ये सब रोग होते हैं जो प्रभावी और लिंग संलग्न गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अप्रभावी क्या होते हैं? तो जैसे कि दात्र कोशिका और रक्तता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटो व्याधि, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसी इत्यादि अप्रभावी। माने इसमें दो अप्रभावी एलील जब एक जगह इकट्ठा होंगे, एक पेरेंट से और दूसरा मदर, एक मेल से और एक दूसरा फीमेल से, तब जाकर के उसके संतान प्रभावित होते हैं। अगर एक रहेगा अप्रभावी तो इस रोग का लक्षण दिखाई नहीं देगा। तो इसमें हम लोग को अब है लिंग गुणसूत्र। तो लिंग में है X संलग्न और Y संलग्न, माने यह X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अब इसमें भी प्रभावी है और अप्रभावी है। अप्रभावी में रेट सिंड्रोम है और अप्रभावी में हीमोफीलिया है और वर्णांधता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है जो हम लोगों को पूछता है ज़्यादातर, वो अप्रभावी से पूछता है। ये दोनों जो अप्रभावी है, जिसमें दात्र कोशिका और रक्तता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया यानी 3 गो इसमें से, और हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये 5 रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यह जो अप्रभावी और लिंग गुणसूत्र संलग्न रोग है, जिसमें पहला है दात्र कोशिका और रक्तता, जिसको सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट विकार है, रोग है, दात्र कोशिका और रक्तता, या इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया कहने का अर्थ है
कि जैसे देखिए ये सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें आरबीसी माने लाल रक्त कण डिस्क के समान होता है, चक्री के समान, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि कुछ आरबीसी आपको क्या है, सिकल के जैसा यानी दांत्राकार हो गया है, हंसुए के जैसा हो गया है। तो यही सिकल सेल एनीमिया माने ये कहलाता है। और एनीमिया क्या होता है, तो एनीमिया एक तो हो गया ये सिकल सेल एनीमिया, मतलब जो आरबीसी होता है उसमें नॉर्मल शेप का नहीं रहता है, वह सिकल शेप्ड हो जाता है। और एनीमिया किसको कहा जाता है, यानी एनीमिया हो गया, देखिए इसमें एनीमिया में है क्या कि जो नॉर्मल आरबीसी है यानी ज़्यादा है, और एनीमिया में क्या है, कम है, आरबीसी की संख्या कम है, यानी खून की कमी होना। लेकिन इसमें भी खून की कमी होगा, लेकिन उसका आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी देखेंगे नेचर ये किस तरह का रोग है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये किस तरह का रोग है। तो ये अलिग्न संलग्न अप्रभावी यानी ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब इसके माता पिता अप्रभावी रह सकते हैं लेकिन उसके संतान प्रभावी हो सकते हैं या होते हैं। कारण क्या है, तो कारण क्या है कि 11वें गुणसूत्र पर, जो 11वां गुणसूत्र होता है वह 11वां गुणसूत्र डिफेक्टिव हो जाता है। उस 11वें गुणसूत्र पर HBA, ये जो है देख रहे हैं एक जीन है HBA एक सामान्य जीन होता है जो सामान्य आरबीसी का निर्माण करता है। लेकिन इस जीन में अगर रूपांतरण से उत्परिवर्तन हो जाता है तो बनता है क्या, HBS, ये जीन बन जाता है। तो 11वें गुणसूत्र पर HBA सामान्य जीन सामान्य हीमोग्लोबिन बनाता है, जबकि ये क्या करते हैं कि HBA सामान्य हीमोग्लोबिन बनाता है जो हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसका ये NCERT में दिया हुआ है, ये NCERT में बुक में दिया हुआ है डायग्राम, जिसमें देख रहे हैं कि 2 केस दिखाया गया है। एक में जो HBA है वो सामान्य हीमोग्लोबिन बना रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि उसके छठे पोजीशन पर GAG नामक कोड है, और GAG नामक कोड है जो ग्लूटामिन, यहाँ पर ये एमिनो अम्ल है वो बना रहा है। और उस ग्लूटामिन के बनने के कारण जो आरबीसी है वो क्या है, नॉर्मल शेप में है, ये नॉर्मल केस का है। और उस साथ में यह जो HBS जो बना है म्यूटेशन के कारण उत्परिवर्तन हो गया है, तो HBS क्या है, अप्रबल जीन है। अप्रबल का मतलब अप्रभावी जीन, और अप्रभावी जीन है जो इसी पोजीशन पर जो यहाँ पर GAG देख रहे हैं, इसका A हट गया है और उसके जगह पर U आ गया है। देखिए यहाँ पर GAG है, तो GAG के कारण ग्लूटामिन बन रहा है, और GUG के कारण कौन सा एमिनो एसिड बन रहा है, तो वायलिन। तो वायलिन जो एमिनो एसिड है वो सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, ग्लूटामिन बनाता है सामान्य हीमोग्लोबिन, जबकि वायलिन सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बनाता है, जिसके कारण उसका जो आरबीसी है वो कैसा हो रहा है, सिकल शेप हो गया है, वायलिन वाला, ठीक ना। और अर्थात कह सकते हैं कि ग्लूटामिन का प्रतिस्थापन वायलिन द्वारा होता है, ग्लूटामिन हट जाता है और उसके जगह पर वायलिन नामक एमिनो एसिड आकर के जुट जाता है, जिसके कारण आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण, अब देखिए इसमें इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में कह रहा है कि जो HBA है वो सामान्य हीमोग्लोबिन बना रहा है, छोटा छोटा ये देख रहे हैं हीमोग्लोबिन है। और जो HBS है वो असामान्य हीमोग्लोबिन बना रहा है, यानी वो क्या कर रहा है कि सारे हीमोग्लोबिन को बहुलीकरण कर दे रहा है, एक साथ जोड़ दे रहा है। देख रहे हैं एक लंबी श्रृंखला बना दिया है, बहुलीकरण कर दिया है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन को एक साथ जोड़ दिया है। और एक साथ जोड़ने के कारण उसमें देख रहे हैं कि अब हीमोग्लोबिन क्या है, अलग अलग रहता तब ना वो ऑक्सीजन को अपने साथ बांध देता, बाइंड कर देता, अलग अलग तो नहीं है उसमें, तो बहुलीकरण हो गया है।
और बहुलीकरण होने के कारण कि बहुत सारा हीमोग्लोबिन का जो अणु है एक साथ जुट गया है, और जुटने के कारण एक लंबी श्रृंखला बन गया है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन को वहन नहीं कर पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं वहन करने के कारण आरबीसी में ऑक्सीजन का तनाव कम हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो तनाव होना चाहिए वो कम हो जाएगा, और वह हंसिए के जैसा हो जाएगा। यानी इस तरह से ये जो हीमोग्लोबिन है इस तरह से हो जाएगा। नॉर्मल इस तरह से डिस्क शेप होना चाहिए, वो इस तरह से हो जाएगा। इसमें देख लिए, तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि ग्लूटामिन नहीं बनने के कारण, नहीं बनने के सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। देख रहे हैं, इस केस में सामान्य हीमोग्लोबिन बनना है तो उसके हीमोग्लोबिन अलग अलग है जो ऑक्सीजन को आसानी से कैरी करेगा, लेकिन असामान्य एचबीएस के कारण असामान्य बन रहा है, जिसके कारण बहुत सारा हीमोग्लोबिन एक चेन में जुट गया है, और चेन में जुटने के कारण वो बहुलीकरण हो गया है और ऑक्सीजन, जिसके कारण यह जो आरबीसी है दांत्राकार हो गया है। तो आकृति में विकृति हो जाता है, आकृति में विकृत हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप आरबीसी का आकार कैसा होता है, दांत्राकार हो जाता है। इस तरह से इसका एक डायग्राम और है, देख लीजिए। इसमें किस तरह से दिखाया गया है कि हीमोग्लोबिन का ये चेन दिखाया गया है, और चेन में देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ पोजीशन पर देखिए ये लिखा हुआ है, कहाँ गया, GAG है ना। और GAG के द्वारा क्या बन रहा है, ग्लूटामिन बन रहा है, तो उससे नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है। अब उसी में उत्परिवर्तन हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 5 तक ठीक है, लेकिन छठे पोजीशन पर GAG हट गया है और उसके जगह पर आ गया है GUG। तो GUG दूसरा कोडिंग कर दिया, और उसके कोडिंग के कारण क्या बन रहा है, बैलिन बन रहा है, और वही बैलिन क्या करता है कि नॉर्मल सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बनने देता, परिणाम स्वरूप इस तरह से होता है। तो इतना हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि इसका लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और इसका पेडिग्री चार्ट कैसा बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है, इसका बचाव कैसे किया जाए कि ये हमारी संतानों में न जाए, यह जो रोग है हमारी संतानों में न जाए। तो इसके लिए क्या है कि इस स्थिति वाला जो जीनोटाइप होगा उसके ब्लड का, उससे बचना चाहिए, इसका विवाह नहीं करना चाहिए। इस तरह से HbA और HbS वाले जो भी जीनोटाइप होंगे उसका विवाह एक साथ नहीं करना चाहिए। इसके लिए पहले ब्लड की जांच कराना उचित होगा, जिससे क्या होगा कि जो यह जीन है HbS, मान लीजिए कि 2 HbS एक साथ आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं HbA, मान लीजिए कि फादर में है, और यहाँ पर HbS ये मदर में है। HbS मान इसमें 2 है, HbA और HbS, इसमें भी है HbA और HbS, 2 एलील है। अब इसमें जो गैमेट बनेगा तो एक में HbA चला जाएगा, दूसरे में HbS चला जाएगा। मदर वाले भी जो गैमेट बनेंगे इसमें HbA और HbS चला जाएगा। HbA और HbA अगर दोनों मिल गए तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा, ये सामान्य हो गए ये। उसके बाद यह वाले ये हैं और ये दोनों हैं, तो इसी तरह से ये अप्रभावी हो गए, HbA और HbS हो गए, तो ये अप्रभावी। उसी तरह से यह हो गए, अगर ये दोनों का फर्टिलाइज हो गया तो HbA और HbS हो गए, तो यह दोनों क्या हो गए, वाहक। ये उस रोग का वाहन कर रहे हैं जैसे इसके फादर और मदर कर रहे हैं, जो भी इसके चिल्ड्रंस होंगे, चाहे वह गर्ल्स हो या सन हो। आइए देखिए HbS और इधर HbS, चूँकि ये रिसेसिव वाले हैं, अप्रभावी वाले हैं, 2 HbS आ जाएंगे एक साथ, तो वह जो है ये इस रोग से प्रभावित हो जाएंगे, यानी यह रोग से ये प्रभावित हो जाएंगे। तो इस तरह का जो कंडीशन होगा हेट्रोजाइगस, इस तरह का, इससे विवाह से रोकना चाहिए। अब देखिए इसका जो वंशावली वृक्ष है, ये डायग्राम देखिए,
इस डायग्राम में कह रहा है कि कैसे फादर और मदर जो है अप्रभावी हैं, माने उसमें दिखाई नहीं दे रहा है लक्षण, लेकिन उसमें HbS दोनों में मौजूद है। तब क्या हो रहा है कि फादर का जो स्पर्म बनेगा और मदर का जो ओवम बनेगा उसमें इसी तरह से एलील चला जाएगा और फिर जा करके संतान में जा करके वो सामान्य है या वाहक है या प्रभावित है, इस तरह से कंडीशन आ जाएगा, है ना, दिखाई दे रहा है इसमें। अब इसी का वंशावली वृक्ष, ये तो जनरल डायग्राम था, वंशावली वृक्ष में देखिएगा कि फादर और मदर दोनों में लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, कैरियर है ना। अगर लक्षण दिखाई दे रहा होता तो उसमें डार्क कलर होता ना जी, पहले हम वंशावली में वृक्ष में देख चुके हैं, पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। तो ये हो गया वंशावली वृक्ष। लक्षण क्या है, इस तरह का अगर व्यक्ति होगा तो उसको कैसा लक्षण दिखाई पड़ेगा, तो ये बहुप्रभाविता को दर्शाता है। बहुप्रभाविता वाले टॉपिक में भी बता चुके हैं कि यह क्या होता है कि एक जीन बहुत सारे जब लक्षणों को प्रभावित करते हैं तो उसी को बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी कहा जाता है, जिसमें देख रहे हैं कि जैसे कि अंधापन, किडनी ह्रास, हृदयघात, है ना, ये सब हो रहा है। इसके अलावा रक्त कोशिकाओं का चिपकना, जो हीमोग्लोबिन है आपस में या जो RBC है वो आपस में चिपकने, अब सब बहुत सारे हंसिए के जैसा होगा तो एक का दूसरे से फंस जाएगा, इधर डिस्क टाइप का होगा तब ना वो टकरा करके रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे से उलझ जाएगा, तो ही चिपकना है। रक्त क्षीणता का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, RBC की, जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, पेशीय दरारें, मस्कुलर में मसल्स में दरार हो जाएगा, सिर दर्द, आवश्यक अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम, जैसे ब्रेन है, हार्ट है ना, ये सब में ऑक्सीजन कम हो जाएगा जिसके कारण उस अंग की क्षति हो जाएगी। तो इस तरह से यह क्या है, इसका सिकल सेल एनीमिया का ये उसके बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो रोग है जिसको फिनाइल कीटोन यूरिया उसको कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा प्रकार का जो रोग है फिनाइल कीटोन व्याधि या फिनाइल कीटोन यूरिया। इस रोग में या यह जो रोग है वह किस प्रकार का रोग है, तो यह 12वें गुणसूत्र पर होने वाला यह रोग है और ये अप्रभावी है, मतलब अलिंग और अप्रभावी, यानी इसके दो अप्रभावी एलील जब एक साथ होंगे तो वह संतान या वह जो मनुष्य है वह प्रभावी होगा। जैसे इसमें भी देख रहे हैं कि फिनाइल कीटो व्याधि में दो अप्रभावी जो माता और पिता हैं उसके संतान में वह प्रभावी हो सकता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में देखें, दोनों एक ही तरह का रोग है लेकिन उसका लक्षण अलग होता है, इसका लक्षण अलग होता है। उसका जो है वह 11वें गुणसूत्र का जीन डिफेक्टिव हो जाता है और फिनाइल कीटोन यूरिया में 12वें गुणसूत्र का जीन डिफेक्टिव हो जाता है और यानी वह उत्परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं सामान्य स्थिति क्या है कि यहाँ पर ये एक गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर यहाँ एक जीन है जो यह जीन फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम का ये निर्माण कर रहा है। ये यहाँ पर फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सिल क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, जिस निर्माण के चलते एक जो एमिनो एसिड बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो जब प्रोटीन टूटता है, उपापचय होता है तो यह एमिनो एसिड बनता है, एमिनो जो हानिकारक है। लेकिन इस हानिकारक एमिनो अम्ल को ये कन्वर्ट कर देता है दूसरे तरह का जो एमिनो अम्ल है, ये लाभदायक एमिनो अम्ल है। यह भी क्या है, एमिनो अम्ल लाभदायक है, तो हानिकारक वाला ही हानि पहुंचाएगा, लाभदायक। अब टायरोसिन है तो ये दूसरे कार्य में खर्च हो जाता है, जैसे कि थायरॉक्सिन या दूसरे जो प्रोटीन बनते हैं उसमें ये यूज हो जाएगा, तो ये नॉर्मल कंडीशन में हो गया। लेकिन जब यही जीन डिफेक्टिव हो जाएगा तो यह काम नहीं करेगा, ये उत्परिवर्तित जीन हो गया। यहाँ सामान्य जीन था, यहाँ पर सामान्य जीन है,
तो सामान्य जीन ये बनाया और उत्परिवर्तित जीन ये निर्माण नहीं किया। ये जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण नहीं किया। तो यह जो फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड जो हानिकारक था वो संग्रह होने लगा ब्लड में, बॉडी में, ब्रेन में जमा होने लगा। देखिए इसमें कैसे जमा हो रहा है। और यह जो फिनाइल एलेनिन का संग्रह हो जाएगा, जिससे एक से अधिक दृश्य रूप प्रभावित होने लगेंगे और एक से अधिक दृश्य रूप प्रभावित होंगे, यानी वह बहुप्रभाविता यानी प्लियोट्रॉपी का एक उदाहरण हो जाएगा। प्लियोट्रॉपी में है ना कि एक जीन है, ये एक जीन है और एक जीन जब एक से अधिक लक्षणों को, जैसे ये हो गया मानसिक रूप से वो हरास हो जाएगा, बालों का कम हो जाना ये इफेक्ट होगा इसमें, त्वचीय रंजन होने लगेगा, स्किन जो है पिगमेंटेशन करने लगेगा। तो यह क्या दर्शा रहा है? यह भी बहुप्रभाविता को दर्शा रहा है कि ये एक जीन के कारण जब बहुत सारे लक्षण प्रभावित होते हैं तो उसी को बहुप्रभाविता कहा जाता है। ठीक, तो ये फिनाइल कीटोन व्याधि का ये क्या है कॉन्सेप्ट है, जिसमें यह जो सामान्य जीन है वह एंजाइम बनाते हैं जो फेनिल एलेनिन को कन्वर्ट कर देते हैं टायरोसिन में, लेकिन यह जो है आपको उत्परिवर्तित जीन उसका निर्माण नहीं करते हैं, जिससे फेनिल एलेनिन संग्रह होने लगता है, एक्युमुलेशन होने लगता है, जिसके कारण ये सब लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड प्रकार का। थर्ड हम लोग देखते हैं थैलेसीमिया के बारे में। ठीक, बंद कर देना। अब इसमें हम लोग देखते हैं थर्ड प्रकार का जो रोग है जिसको थैलेसीमिया कहा जाता है। यह रक्त संबंधी विकार है, यानी ब्लड में यह विकार होता है। अब जैसे थैलेसीमिया में है क्या, यहाँ पर देखिए कि इसमें जो सामान्य रक्त है आरबीसी है वह अपना सामान्य शेप में है, गोलाकार और डिस्क लाइक है, डिस्क के जैसा। लेकिन जब इस रोग से वो प्रभावित हो जाएगा व्यक्ति, तो उसका आरबीसी का रक्त जो है, आरबीसी का जो शेप है वह छोटा हो जाएगा, उस तरह से नहीं रह पाएगा, यानी इसमें सामान्य हीमोग्लोबिन कम बनता है। ठीक, तो इस रोग में आप यही देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखें क्या कि जो सामान्य जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी है वो सामान्य शेप का है, और थैलेसीमिया से जब प्रभावित हो जाएगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो यही कहता है कि जो 11वें और 16वें गुणसूत्र पर ये जीन पाए जाते हैं इसके नॉर्मल जीन, और उसी गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं उसमें रूपांतरण हो जाए या उत्परिवर्तन हो जाए तो वह सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है या कम बना पाता है, जितना बनाना चाहिए उतना नहीं बना पाता है थैलेसीमिया में। और या हो सकता है कि यह गुणसूत्र का विलोपन हो जाए, यानी टूट करके अलग हो जाए, जिससे यह विकार उत्पन्न होते हैं। अब जैसे इसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे तो इसमें दो तरह का ये थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया में है कि 16वें गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं, दो जीन HbA1 और HbA2, इसमें उत्परिवर्तन होता है, जिससे अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन का संश्लेषण कम होता है। अब जैसे इसको समझने के लिए आपको क्या है, हीमोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा है कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन दिखाई दे रहा है ना। और इसी चेन के द्वारा क्या होता है कि ये अल्फा और बीटा चेन क्या एक तरह का प्रोटीन बनाता है, ग्लोबिन प्रोटीन बनाता है, और यही ग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन का कैरी करता है। तो इसमें देख रहे हैं नॉर्मल हो गया। अब अल्फा में क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया में कि जो अल्फा चेन है अगर एक जीन कम रहेगा तो उसका एक अल्फा कम बनेगा, अल्फा ग्लोबिन कम बनेगा। दोनों अगर ये प्रभावित रहेगा तो वह दोनों अल्फा कम बनेगा। ठीक, हीमोग्लोबिन का देख रहे हैं। अब कहता है कि बीटा थैलेसीमिया,
बीटा थैलेसीमिया में देखिए कि ये इस कारण से हो रहा है, बीटा जो चेन होता है, 2 अल्फा 2 बीटा होता है ना, तो इसमें बीटा में देख रहे हैं कि उस हीमोग्लोबिन में वो जो बीटा चेन है वह डिलीट हो गया है, नहीं बना है। हल्का कलर का दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो बीटा जो है यह जीन नहीं है, जिसके कारण वह नहीं बना, और नहीं बनने के कारण जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण कम होता है या नहीं के बराबर होता है। तो बीटा थैलेसीमिया में ये देख रहे हैं ये हो रहा है। देखिए एक और केस है यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया का कि किस तरह से बीटा थैलेसीमिया है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है, एक कम गया तो इसमें देखिए डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का बन रहा है इस तरह से। तो अल्फा बीटा थैलेसीमिया में यही अंतर है कि अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा जो ग्लोबिन प्रोटीन है वह कम बनता है या नहीं बनता है, और बीटा थैलेसीमिया में भी यह जो इस गुणसूत्र का अगर इफेक्टिव होता है तो ये आपको, तो इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक जीन उस लक्षण को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए ये तो वर्गीकरण हो गया। अब इसमें है लक्षण क्या है। लक्षण, अगर यह हीमोग्लोबिन अगर कम बनेगा तो उसमें तो खून की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन कम कैरी होगा, और जब ऑक्सीजन कम कैरी होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, कमजोरी महसूस होगा, वृद्धि रुक जाएगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा अंगों को, थकान होगा, त्वचा पीला पड़ जाएगा हीमोग्लोबिन कम रहने से, यानी पीलिया या जॉन्डिस टाइप का भी रोग हो सकता है। तो ये लक्षण हो गया इस थैलेसीमिया का। अब इसमें देखना है कि अंतर क्या है दोनों में, किस चीज़ में अंतर, तो दात्र कोशिका और रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों रक्त से संबंधित हैं, दोनों हीमोग्लोबिन से संबंधित हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए यह जो दात्र कोशिका और रक्तता है इसमें विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है। विकृत यानी जो ग्लूटामिन बनना चाहिए था वह नहीं बनने के कारण वैलिन बना, और वो सारे हीमोग्लोबिन को एक साथ जोड़ देता है, जिससे उसका क्वालिटी, हीमोग्लोबिन का जो क्वालिटी है गुणात्मक, वो समस्या प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है। हीमोग्लोबिन दूसरे क्वालिटी का बन जाता है जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, और आरबीसी कैसा हो जाता है, दात्र कोशिका रक्तता में आरबीसी कैसा हो गया, इस तरह से हो गया। और थैलेसीमिया में है क्या कि यह जो ग्लोबिन प्रोटीन है अल्फा या बीटा दोनों में से कोई एक प्रभावित होगा, और जिसके कारण इसका जो शेप है डिस्क जैसे नॉर्मल रहता है तो इसका जो शेप है इस तरह से हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नॉर्मल मान लीजिए कितना बड़ा है, ये नॉर्मल है, और ये सामान्य है, और ये असामान्य है, और ये सिकल सेल वाला। तो यहाँ पर ये गुणात्मक हो रहा है, यानी क्वालिटी इसका प्रॉब्लम है। इसमें हीमोग्लोबिन दूसरे क्वालिटी का, इसमें जो है परिमाणात्मक है, यानी उसका क्वांटिटेटिव ये समस्या है। तो यह आपको थैलेसीमिया के बारे में होगा। अब हम लोग देखेंगे जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है उसके बारे में, जैसे कि हीमोफीलिया और वर्णांधता। अब हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया के बारे में। यह हीमोफीलिया भी आपको रक्त से ही संबंधित रोग है। इस हीमोफीलिया में इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। ब्लीडर्स डिजीज क्या हो गया कि हल्का सा भी कहीं अगर चोट लग जाएगा शरीर में या नस में, भेन में, आर्टरी में, तो हल्का सा भी चोट लगने पर उसमें रक्तस्राव होने लगेगा और रक्तस्राव नहीं रुकेगा। इसी को हीमोफीलिया या ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। देख रहे हैं इस डायग्राम में कि सामान्य जो ये है रक्त नली है उसमें सामान्य स्थिति में क्या हो रहा है कि चोट लगने पर भी इंजरी हो रहा है, उसके बाद वो रुक जा रहा है, स्टॉप कर जा रहा है। लेकिन हीमोफीलिया वाले में क्या हो रहा है कि चोट लगने पर वो ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, जिसके कारण रक्त का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा और उसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो यह
ब्लीडर्स रोग हो गया, हीमोफीलिया इसको कहा जाता है। अब कारण क्या है, प्रकार क्या है, सॉरी, तो प्रकार है कि यह इस रोग के जो जीन होते हैं वह एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और उसी एक्स गुणसूत्र का जीन इसमें क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, उत्परिवर्तित हो जाते हैं। और रूपांतरित होने के कारण क्या होते हैं कि जो थक्का बनाने वाले जो प्रोटीन होते हैं या कारक होते हैं जो ब्लड को थक्का बना देता है, जमा देता है, जैसे हम लोग का ब्लड करता है, कोई अंग करता है तो थोड़ी देर के बाद अपने आप रक्त प्रवाह रुक जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यही जो कारक है 8, 9, 10, 11 ये कारक जो होते हैं वह नहीं बनते हैं और यही कारक जो है वह जरूरी होता है थक्का बनाने के लिए। तो एक्स गुणसूत्र पर इस जीन के रूपांतरण से इन सभी कारकों का निर्माण नहीं होता है और निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण एक छोटी सी भी चोट होने पर रुधिर का निकलना बंद ही नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया हीमोफीलिया के बारे में। अब हीमोफीलिया का जो प्रकार होता है, हीमोफीलिया 3 प्रकार का, ए बी सी में हो गया कि हीमोफीलिया में जो ए में कारक 8 ये प्रोटीन है जो नहीं बनता है, बी में हो गया कारक 9 का निर्माण नहीं होता है और हीमोफीलिया सी में 11 का निर्माण नहीं होता है। तो यह हो गया हीमोफीलिया से संबंधित आपको। अब इसके विशेषता क्या है, हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उसमें ये कैसे गमन करता है उसके संतानों में। तो ये पुरुष में अत्यधिक प्रभावित होते हैं। यह जो एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है वह पुरुष में ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके जो वाई गुणसूत्र होते हैं उस पर नॉर्मल जीन नहीं रहता है। मान लिया कि इस पर एक्स है और एक्स गुणसूत्र पर अगर कोई जीन है इफेक्टिव, जैसे एच हम लिख दिए, यहाँ पर एच लिख दिए, और वाई पर इसके नॉर्मल जो ये जीन होते हैं कारक बनाने वाले वो नहीं पाए जाते हैं। जब भी पाए जाते हैं तो एक्स पर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक ही इफेक्टेड हो गया तो उसमें वह कारक का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण यह जो पुरुष होते हैं वो तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। और मादा में क्या हो जाएगा, नारी कम रोगग्रसित होगी। इसलिए होगी कि अगर मान लिया कि इसके एक एक्स पर एच माने कि इसके नियंत्रण वाले जीन मौजूद हैं या दूसरे एक्स पर नहीं है ना, दूसरे एक्स पर नॉर्मल है, इस एक्स का जो जीन है वो उत्परिवर्तित हो गया है, जो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, लेकिन दूसरे एक्स वाला तो नॉर्मल है, वो तो बनाएगा तो यह इसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा, इसलिए यह वाहक हो जाएगी। इस तरह का जो कंडीशन आएगा वो क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। जबकि पुरुष में क्या हो रहा है कि पुरुष में एक ही एक्स पाया जाता है, वाई पर इसके जीन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन होता है कि हीमोफीलिया वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पुरुषों में क्यों ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि इसके सामान्य जीन वाई पर नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पिता का जो ये जीन है एक्स वाला ये चला जाता है पुत्री में और ये वाई है वो चला जाता है पुत्र में। माता का जो ये दोनों एक्स है उस ये या तो पुत्र में जा सकता है या पुत्री में जा सकता है। तो अगर पुत्र में जाएगा तो तुरंत वो प्रभावित हो जाएगा, है ना। पुत्री में अगर जाएगा तो वो वाहक रहेगा क्योंकि दूसरा एक्स पर ये जीन मौजूद है। यही चीज इसमें दिखाया गया है कि ये हीमोफीलिया से ये ब्लीडर्स रोग कहलाता है। इसमें इसका कैसे, इसका पेडिग्री चार्ट है, सिंपल पेडिग्री चार्ट देख रहे हैं कि सिंपल है कि किस तरह से माता और पिता जो है अप्रभावित है, फिर भी उसके संतानों में वो कैसे गमन कर रहा है। अब इसमें लक्षण में तो क्या है कि इसमें देख रहे हैं लक्षण में कि एक हल्का सा भी चोट लगेगा तो उसमें रक्त का प्रवाह रुकना बंद नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि महारानी विक्टोरिया जो थी वह रोग के वाहक थी। जैसे इस केस में उनके एक एक्स पर इसका प्रभावित जीन था, रूपांतरित जीन, फिर भी उसमें हीमोफीलिया वाला लक्षण नहीं था, लेकिन
उनके वंशावली में अनेक हीमोफीलिया से ग्रसित वंशज थे। अब इसे इसमें देख लीजिए, महारानी विक्टोरिया का जो ये वंश वृक्ष है, पेडिग्री है, और इसका एनालिसिस आप करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो उसमें आपको दिखाई देगा। देख लीजिए इसको थोड़ा सा, देखिए इसमें देख रहा है कि क्वीन विक्टोरिया वाहक हैं। वाहक के लिए यहाँ कैरियर देखिए लिखा हुआ है, नॉन फीमेल कैरियर, रेड से कलर है ना, बीच में हल्का वाइट है। उनके फादर और मदर देखिए, विक्टोरिया ऑफ सेक्सकुबर्ग और एडवर्ड ड्यूक ऑफ केंट, सबसे ऊपर वाले में पेरेंट है। उनसे जो हो गई वो क्वीन विक्टोरिया, वो कैरियर हैं। उनका विवाह प्रिंस एडवर्ड से हुआ। तो प्रिंस एडवर्ड से जब हुआ तो वो नॉर्मल थे। अब उनकी जो संतान हुई, जैसे हेलेना फीमेल हुई, सामने लिखा हुआ है, और भी डॉटर हुई, है ना। उनकी एक और डॉटर हुई एलिस ऑफ हेस, वो कैरियर हो गई, माने मदर का, मैंने क्वीन विक्टोरिया का एक्स जो ग्रसित था वह उनके पुत्री में चला आया। और उनके जो पुत्र थे एडवर्ड 8 और अन्य जो पुत्र थे वह अप्रभावित थे। एक पुत्र और देखिए उनका है लियोपोल्ड ड्यूक ऑफ एल्बेनी, वो देखिए प्रभावित हो गए, यानी क्वीन विक्टोरिया का जीन उनमें चला गया पुत्र में, तो देखिए तुरंत प्रभावित हो गए क्योंकि वाई पर उसका जीन नहीं है। तो इसी तरह से देखिएगा प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में क्वीन विक्टोरिया का किस तरह से कौन प्रभावित हो रहा है, कौन अप्रभावित है, कौन हीमोफिलिक हो रहा है, इस तरह से ये सब उनके वंश के बारे में ये विश्लेषण किया गया है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पिता का जीन पुत्री में और माता का जीन जो है वह पुत्र और पुत्री दोनों में जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं वर्णांधता के बारे में, जिसको वर्ण अंधता, यानी वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर, और अंधता माने अंधापन, मतलब वह रंग के प्रति अंधा होता है, लाइट के प्रति नहीं, रंग के प्रति। वो रंगों में विभेद नहीं कर पाता है कि कौन लाल है, कौन हरा रंग है, इस तरह से वो विभेद नहीं कर पाता है। अब जैसे कि वर्णांधता जो है वह एक्स गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी विकार है। अप्रभावी विकार है, एक्स गुणसूत्र पर ही पाए, जैसे कि हीमोफीलिया का देखे हैं, ठीक उसी तरह से ये भी है। लेकिन हीमोफीलिया जो है वह रक्त संबंधी विकार है और ये नेत्र संबंधी विकार है। अब देखिए इसमें, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस तरह से आँख, इधर कलर दिया हुआ है ना, सर्किल दिया हुआ है कलर का, उधर आँख जो है वह सभी रंगों को, जैसे लाल है, पीला है, हरा है, 4 नंबर पर हरा है, 1 नंबर पर लाल है, दिखाई दे रहा है ऊपर वाले डायग्राम में। तो नॉर्मल अगर आँख है तो वह लाल और हरे के बीच क्या करता है, विभेद कर देता है। लेकिन देखिए दूसरे डायग्राम में, इस डायग्राम में आप देखेंगे, उसमें देखिए कि अगर आँख में यह प्रभावी, माने यह जो जीन है वह इफेक्टिव हो गया, तो 1 नंबर पर जो लाल दिखाई दे रहा था वह यहाँ पर अब कैसा दिखाई दे रहा है, ब्राउन टाइप का दिखाई दे रहा है, भूरा टाइप का दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना जी। और 4 नंबर पर देखिए उसमें हरा रंग है, हरा रंग भी देखिए पीला टाइप का दिखाई दे रहा है इसमें। यही अंतर हो जाता है वर्णांधता में। सामान्य जो है वो लाल और हरा को आसानी से पहचान लेता है, और जो हीमोफीलिया, ये वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस अंग्रेजी में कहा जाता है। कलर रंग, ब्लाइंडनेस माने अंधापन। या तो इसमें देख रहे हैं कि कैसे ये वर्णांधता वाला ये केस हो रहा है, इसमें नहीं पहचान पा रहा है, सेम वही कलर है लेकिन आँख डिफेक्टिव हो गया। तो कारण क्या है, आँख में एक ये होते हैं संवेदी शंकु सेल होते हैं, कोन सेल्स, और वही कोन सेल्स में जो रंग पहचानने की क्षमता होती है, दो आँख में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल और दूसरा शंकु सेल। रॉड सेल क्या करता है, लाइट के जो इंटेंसिटी होते हैं उसको वह देखता है, और जो ये शंकु सेल है, कौन सेल है, ये रंगों में विभेद करता है। तो इस रोग से प्रभावित व्यक्ति का जो यह शंकु की कोशिकाएं हैं वह त्रुटिपूर्ण हो जाती है, और वह लाल और हरे जो वर्ण होते हैं उसमें नहीं पहचान कर पाता है। और
जिसके कारण ये तो हो गया एक्स गुणसूत्र पर जो स्थित जीन है उसमें डिफेक्टिव होने से वह जो सेल है वो प्रभावित हो गया, और प्रभाव क्या हो जाएगा कि वह लाल और हरे वर्ण में विभेद नहीं कर पाएगा, है ना, अंतर हो गया। इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता है कि यह पुरुषों में 8% और नारियों में 0.4, मान दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पुरुषों में यह ज़्यादा पाया जाता है और जो नारियां हैं उसमें 0.4। ऐसा क्यों? तो अभी हम बताए हैं कि X पर अगर इसके जीन है, X पर C डाल दिए यानी यह त्रुटिपूर्ण हो गया, और ये Y हो गया तो यह नर है, तो यह ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि Y पर इसके सामान्य जीन नहीं होते हैं जो इसके कलर को पहचानने में मदद करें, तो ये ज़्यादा प्रभावित हो गया। और XC मान लिया है और X, तो ये क्या हो जाएंगे? वाहक हो जाएंगे। ये मादा जो है वाहक हो जाएंगी, ये प्रभावित हो जाएगा, प्रभावित नर होगा, ये वाहक मादा हो जाएंगी। अब मादा कब प्रभावित होंगी? तो जब उसके दोनों एक्स पर इसका जो है परिवर्तन हो जाएगा, यह जीन जो है वो रूपांतरित हो जाएगी, तब यह प्रभावित मादा होगी, प्रभावित मादा होगी। तो इसका वंशागति चेक करने के लिए आप कर सकते हैं कि प्रभावित नर का विवाह वाहक मादा के साथ किया जाए तो कैसा संतान उत्पन्न होगा, वाहक मादा का विवाह अगर सामान्य पुरुष से किया जाए तो कैसा संतान उत्पन्न होगा। इससे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। प्रभावित अगर मादा है उसका विवाह प्रभावित नर से किया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत जो है संतान उसमें प्रभावित होंगी और प्रभावित होंगी। इस तरह से 3-4 प्रोबेबिलिटी इससे आप बना सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आँख आपका टेस्ट कर लेते हैं हम कि आपका आँख जो है वह वर्णांध है कि नहीं है ना। देखिए ये डायग्राम है आँख टेस्ट करने के लिए, आँख का मतलब वर्णांधता को जांच करने के लिए ये आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर 6 सर्किल दिया गया है, ध्यान से देखेंगे इस सर्किल को, और इस सर्किल में आप देखेंगे कि फर्स्ट सर्किल में कुछ कलर से उसमें बनाया गया है, लाल और हरा कलर है ना। उसके बीच में ध्यान से देखिए उसमें क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है कुछ अंदर में। अगर 7 दिखाई दे रहा है तो आप जो है वर्णांध नहीं है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर तो समझिए कि आप में यह जो सेल है वो त्रुटिपूर्ण है। सेकेंड वाले चलिए उसको छोड़िए, सेकेंड वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, गोला में रंग से ही लिखा हुआ है, बीच में गोल गोल रंग से लिखा 13 है। अगर 13 दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है। नेक्स्ट वाले में 16 है ना। फिर नीचे वाले लाइन में आ जाइए, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है 8, उसके बाद 12, उसके बाद अंत में 9 है। तो इस तरह से अगर इस तरह से कलर दिखाई दे रहा है तो समझिए कि वो वर्णांध नहीं है। आँख का जो टेस्ट होता है जो जैसे कि रेलवे में, एयरफोर्स में या नेवी में या सेना में या अन्य जो डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर आँख से होने वाले काम होते हैं वहाँ पर इसकी जांच। सिग्नल अगर रेड होगा और गाड़ी एकदम चल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि रेड है सिग्नल की है ना। तो इस तरह से जो वाहन चालक होते हैं उनको इसकी आँख का टेस्ट ऐसे किया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा जो मेंडलीय विकार होता है वो किसी जीन के डिफेक्ट के कारण, एक जीन में डिफेक्ट होने से ऐसा होता है विकार। ठीक।